हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और हम लोग एक नई वीडियो में फिर से आ गए हैं। यहाँ पर लेक्चर 20 है आपके सामने। 19th लेक्चर तक आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग 20वें लेक्चर की तरफ आ गए हैं। तो 20वें लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी पूरा हो जाएगा। शायद इसके बाद एक लेक्चर और लगे, तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब आप लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को आप अनुशासित रखिए, डिसिप्लिन रखिए, ठीक है ना। तो आप लोग एक आइसोलेटेड जगह पे बैठिए, टेबल चेयर पे बैठिए, कॉपी नोट्स ले करके बैठिए अपनी। आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट की, और मैंने आपको एक बात ये बता दी थी कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो अपनी वैल्यू को लगातार बदलती है और अपने डायरेक्शन को ऑल्टरनेटली बदलती है, यानी उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होती है। क्लियर है? अब जो करंट, जो एसी हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, वो साइनोसोडल फंक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर V इज इक्वल टू वोल्टेज का मैं लिखूंगा तो V नॉट साइन ओमेगा टी। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपसे कि हमारे सामने समस्या ये है कि ये करंट वेरिएबल है। करंट क्या है जी? वेरिएबल है। इस करंट के वेरिएशन से हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्या करा जाए? कुछ तो करना पड़ेगा, कोई हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने जब फिजिक्स शुरुआत की पढ़ने के बारे में, या जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम एक सीधा सीधा काम करते हैं। अगर एक सर्टेन टाइम से लेकर के, मान लीजिए T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक कोई क्वांटिटी x है, सपोज कर लीजिए, वो वेरिएबल है, बदल रही है, तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि एवरेज लेने से एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमको फायदा पहुंचा, मतलब उससे हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है ना। तो एवरेज वैल्यू हमारे लिए आसान होती है। तो क्या यहां पर इस करंट की भी एवरेज वैल्यू ली जाए? आइए, तो हम यहां पर एक एवरेज या मीन करंट की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? एक एवरेज या मीन करंट फॉर एसी। एसी के लिए जो हमारी इस करंट है, इस करंट की एवरेज या मीन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी क्वांटिटी की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे ये x है, ये ऐसे दो पेटनुमा बनाने का मतलब है एवरेज वैल्यू। अगर टाइम के हिसाब से निकालना चाहते हो तो x dt को इंटीग्रेट करो और फिर dt को इंटीग्रेट कर दो, यानी यहां नीचे टोटल टाइम रख सकते हो आप, और यहां पर आप x dt को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लीजिए, जितना आपका टाइम लिमिट हो उसके हिसाब से। ये किसी भी दुनिया की किसी भी चीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो टाइम पे निर्भर करती है, यदि आप उसका औसत निकालना चाहते हो, उसका एवरेज निकालना चाहते हो, तो दिस इज द वे। ये कॉमन वे है। आप इसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए, मैं भी मिटा दे रहा हूं इसको, कहीं पर एक जगह लिख लीजिए, ठीक। x dt बाई में इंटीग्रेशन ऑफ dt। आओ, तो मैंने आपसे यह कहा कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस AC का के एक एवरेज वैल्यू को लेंगे। भाई, एवरेज करंट तो आप जानते हैं, एवरेज करंट होती क्या है? Q बाई में T। औसत करंट नहीं होती। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती थी? याद करो, dq बाई dt, और एवरेज Q बाई में T। और Q कैसे निकलेगा? Q निकलेगा I dt को इंटीग्रेट करके, और नीचे में टोटल टाइम, ठीक। यानी अगर आपको एवरेज करंट निकालनी है, तो एवरेज करंट निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ I dt बाई में T। जितने भी समय के लिए आप एवरेज करंट निकाल रहे हो, टोटल चार्ज फ्लोन बाई में टाइम। समझ में आ रहा है आपके? टोटल चार्ज फ्लोन बाई में टाइम।
तो ये एक मैथमेटिक्स है कि एवरेज करंट हम निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे सामने समस्या है ये वेरिएबल करंट, और हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल करंट के बदले, यानी ये जो एसी है करंट, इसके बदले हम एक करंट ले लें जिसे हम एवरेज करंट कहें। और ये जो एवरेज करंट आएगी ये कांस्टेंट करंट होगी। इस करंट की जरूरत हमें क्यों है? इस करंट की जरूरत हमें इसलिए है भाई और बहनों कि इस करंट के मदद से हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। हमें कांस्टेंट वैल्यू अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं मामले को। जब आप एवरेज करंट की बात करते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज करंट आप थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली तो यहां मैंने डिफाइन कर दिया आपके सामने, लेकिन हाउ इट इज डिफाइंड थ्योरेटिकली समझिएगा। ये आपको मैथमेटिकली ऐसे ही डिफाइन होगी। अभी इसकी वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैथमेटिकली एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम फॉर द टाइम इंटरवल जिसके लिए लिया जा रहा है। आओ थ्योरेटिकली क्या है? थ्योरेटिकली ये है कि जो आई एवरेज है ये एक ऐसी स्टेडी करंट है। क्या है? स्टेडी करंट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट, डीसी की जैसे कांस्टेंट है, लेकिन डीसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक कांस्टेंट करंट है, एक स्टेडी करंट है जो इक्विवेलेंट है एसी के। किस आधार पे? इस आधार पे कि ये किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो कराता है जितना चार्ज ये फ्लो कराता है। समझिएगा फिर से, एवरेज करंट एक ऐसी कांस्टेंट करंट है जो इक्विवेलेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग है इस करंट के, यानी इस एसी के। वो एसी नहीं है आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके इक्विवेलेंट है, जो उतना ही करंट फ्लो, उतना ही चार्ज फ्लो कराएगा उतना ही टाइम इंटरवल में जितना ये फ्लो करा देगा। अगर आपको समझना है तो एसी द्वारा जो चार्ज फ्लो कराया गया वो क्या होगा फॉर्मूला उसका। चूंकि करंट वेरिएबल है तो चार्ज फ्लो हुआ आईडीटी। आईडीटी टोटल चार्ज फ्लो हम अगर निकालना चाहते हैं तो ये आईडीटी हुआ, और एवरेज द्वारा आई एवरेज इंटू में जो भी टाइम आप लो टी। ये एक कांस्टेंट करंट है तो सीधे सीधे फार्मूला चलेगा Q बराबर आई टी, और ये वेरिएबल करंट है तो यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन जितना चार्ज यहां उतना ही चार्ज यहां। तो इस हिसाब से अगर आप आई एवरेज की वैल्यू देखोगे तो क्या हो गया? आई डी टी बाई में टी। अरे देखो वही फार्मूला निकल के आया जो गणित से निकल के आया था। तो मैंने आपको एवरेज करंट को दो तरीके से डिफाइन कर दिया। एक तरीका यह है कि आप समझ लो एवरेज करंट का मैथमेटिकल मीनिंग होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम विच इज डिफाइंड लाइक दिस। और हम एवरेज करंट को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? थ्योरेटिकली डिफाइन करने का मतलब आप इमेजिन करिए ये एसी है, ये वेरिएबल करंट है, इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट करंट जो उतना ही चार्ज फ्लो कराती है उतने ही टाइम में जितना ये फ्लो कराती है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जब हम एसी को बनाएं आपके सामने, मैं एसी को बनाऊं आपके सामने, तो एसी ये रहा, ये करंट है और ये टाइम है। और जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हमको एवरेज वैल्यू कितनी देर के लिए निकालना चाहिए? आधे साइकिल के लिए कि एक साइकिल के लिए? पूरे साइकिल के लिए, तभी तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो जितनी साइकिल होगी उसके हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, हमेशा जब भी हम बात करते हैं हम पर साइकिल बात करेंगे, कोई भी खर्चा, कोई भी कैलकुलेशन बात करेंगे पर साइकिल। अच्छा, अगर आप पर साइकिल थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये आई है और ये टी है, आई टी का ग्राफ है। आई टी के ग्राफ का जो एरिया होगा वो आई और टी का प्रोडक्ट देगा। आई और टी का प्रोडक्ट का मतलब ये आपको चार्ज दे देगा। तो अगर आप यहां एरिया को देखें तो ये एरिया क्या देता है आपको? टोटल चार्ज।
और अगर आप एक साइकिल में देखें तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, यानी नेट चार्ज इस एसी द्वारा एक साइकिल में क्या आने वाला है? 0। मैंने बिना मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया है, अभी मैथमेटिक्स से भी कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं ओवर 1 साइकिल देखूं अभी मैथमेटिक्स से भी आएगा। ओवर 1 साइकिल देखूं तो जितना चार्ज प्लस का फ्लो हुआ उतना ही चार्ज माइनस का फ्लो हुआ, तो नेट चार्ज यानी ये जो वैल्यू आएगी, नेट चार्ज की जो वैल्यू आएगी एसी द्वारा जो नेट चार्ज फ्लो हुआ वो 0 आएगा, यानी आई एवरेज एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आएगा, बिना गणित लगाए। अभी मैं गणित वणित के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, जिस बातों में बात हो रही है ग्राफ से बात हो जा रही है। यानी अगर आप एक साइकिल के लिए करंट की वैल्यू ले, एवरेज वैल्यू ले, इस एसी के लिए एवरेज वैल्यू ले तो क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। फंस गए। जब वैल्यू 0 आ गई तो क्या करेंगे कैलकुलेशन, और क्या हमारे इस काम का है? कोई बकवास बंडल। यानी व्यवहारिक जिंदगी में, यानी हमारे डेली यूज के अंदर अगर मैं एवरेज करंट निकाल भी लूं, जान भी जाऊं एवरेज करंट, तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पर साइकिल एवरेज करंट इज 0। पर साइकिल एवरेज करंट इज 0। अब जो एसी थी उसके बदले हमें करंट मिली कांस्टेंट करंट, वो ओवर द साइकिल 0 आ रही है, तो पढ़ाई क्या करेंगे? खाक। तो व्यवहारिक जिंदगी में यानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें इस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि नहीं, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालिए, एवरेज वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए। फार्मूला देखो सामने है, यह ब्रह्मास्त्र है। मैं कहता हूं यह फंक्शन ना देगा कोई और फंक्शन दे दे करंट का, तो भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो इसी से। समझ में आ रहा है? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यह तरीका है। लेकिन हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पढ़ेंगे क्यों? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम उसे यूज कर सकें, कहीं इस्तेमाल कर सके। भैया वेरिएबल करंट थी, उसके बदले हमको एक कांस्टेंट करंट मिल जाए, उस कांस्टेंट करंट को हम यूज कर लेंगे। लेकिन यहां तो मामला ही डब्बा गोल है। एक साइकिल के लिए हमने देखा ये एवरेज वैल्यू 0 आ जा रही। क्यों? क्योंकि जिस आधार पे इसका कैलकुलेशन किया गया, आईडीटी का इंटीग्रेशन, अर्थात जो चार्ज फ्लोन है फॉर द कंप्लीट साइकिल इज 0। अच्छा, अगर आपसे कोई जबरदस्ती करे कि नहीं हाफ साइकिल के लिए निकालिए, तो निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है? हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है ना, देखो कोई बड़ी बात थोड़ी है। एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बोलो? आईडीटी बाई में टाइम कितना है हाफ साइकिल के लिए, ये 0 से लेकर T/2, कुल टाइम यहां T/2 है। ठीक, चलो आई बराबर क्या आएगा? I0 साइन ओमेगा टी इंटू में dt, 0 से लेकर के T/2, बाई में क्या T/2। मैं पूरा मैथमेटिक्स लगा के दिखा रहा हूं। I0 बाहर ले लोगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई में ओमेगा, यही तो होता है फॉर्मूला। अरे भैया ये इंटीग्रेशन ये आ गया कहां से कहां तक? 0 से T/2 तक, बाई में T/2 भी है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, कैलकुलेशन चलता जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। आगे बढ़े, एक काम करो, 2 को ऊपर भेज दो, 2I0/T। अच्छा, ये ओमेगा भी बाहर खींच लो, क्या फायदा? ओमेगा नीचे आ जाएगा, बाई में ओमेगा, रहने दो इसको ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू में माइनस कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक? 0 से T/2 तक, उठा के रख दो, 2I0 बाई में टी इंटू में ओमेगा, माइनस देखो कॉस, एक बार T/2 रखना, ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t होती है, उठा के रख दो, 2π/t इंटू में कितना समय है? T/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, या तो आप रहने दो, माइनस में ही रहने दो, माइनस फिर माइनस लगाओगे, कॉस ओमेगा इंटू में 0,
एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखा। मामले को आगे बढ़ाते हैं। देखो टी चला गया, टू चला गया, ठीक। यहां आएगा 2I0 बाई में टी इंटू में ओमेगा है ना, ओमेगा को 2π/t कर लो, इंटू में ध्यान देना cos पाई की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस +1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 और माइनस +1 ये 1 हो गया। t से t चला गया, 2 से 2 चला गया, ये 2 यहां चला जाएगा, 1 + 1 सॉरी। तो I एवरेज की वैल्यू आ गई क्या बोलो, 2I0 बाई में पाई। समझ में आ गया। लेकिन किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, नॉट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप एवरेज करंट निकालोगे तो दैट आप चाहो ना तो यहां जो इंटीग्रेशन हम 0 से t/2 किए हैं, 0 से t कर देना, 0 से t कर देना। देखो यहां t कर देना, t कर देना, तो t करोगे तो ये -1 ये +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एवरेज करंट 0 आ जाएगी अगर आप t कर देते हो तो। और वैसे मैंने पहले ही बता दिया बिना कैलकुलेट बिना मैथमेटिक्स लगाए कि भैया IDT यानी जो चार्ज है इधर वाला चार्ज 0 आ रहा है, तो एवरेज करंट की वैल्यू भी कंप्लीट साइकिल के लिए तो वैल्यू 0 आ रही है। अगर आपसे कोई बदतमीजी उतरवाए कि हाफ साइकिल के लिए निकालो, इसके तो निकाल लो, क्या करना है निकालने के लिए, तो भाई फॉर्मूला जिंदाबाद है, वैल्यू तो आप कहीं से किसी का भी निकाल। भैया मैं ये कह रहा हूं ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। इस फंक्शन के बजाय कोई और फंक्शन होता, जैसे मैं आपसे कह देता कि I बराबर में है 3t², मान लो इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो क्या करते, IDT 3t² इंटू में dt इंटीग्रेट करते, मान लो कहता 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के लिए, तो 2 से 4 इसको इंटीग्रेट करते और नीचे टाइम इंटरवल कितना आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है, भाग दे देते, आ जाता आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। फंक्शन कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एवरेज वैल्यू निकालने का ये यूनिवर्सल तरीका है, एवरेज वैल्यू निकालने का ये यूनिवर्सल तरीका है मैथमेटिक्स के मुताबिक। और हमको फील कैसे आएगा, जो एसी है वेरिएबल करंट है उसके समतुल्य एक हम कांस्टेंट करंट लिए, वो होती नहीं है दुनिया में, हम मान रहे हैं, जो उतना ही चार्ज फ्लो करा है उतना ही टाइम इंटरवल में जितना ये फ्लो करा है। अब हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर एवरेज निकालेंगे तो टोटल चार्ज फ्लो तो 0 आ जा रहा है, तो एवरेज वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो फायदा क्या हुआ निकालने का, कांस्टेंट करंट ले ही लिया तो फायदा क्या है। इसलिए व्यवहारिक जिंदगी में जो आपके यूज की बात अगर मैं करूं, आपके घरों में एसी आ रही है, सप्लाई आ रही है, तो आपके घरों में जो भी बातचीत की जाएगी वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी पे बातचीत नहीं की जाएगी ना, कतई नहीं। अच्छा, लेकिन हाफ साइकिल के लिए कुछ वैल्यू आ गई, अरे भाई आ गई तो आ गई, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन वाले ने पूछ दिया हमने निकाल दिया, लेकिन हमारे काम का नहीं है, प्रैक्टिकल जिंदगी में काम का नहीं है, तब तो फंस गए जी। अब क्या करें, फंस गए हम। आइए, अच्छा एक सवाल करता हूं, ऐसा हुआ क्यों, एवरेज वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि एसी डायरेक्शन अल्टर करता है, एक बार प्लस चार्ज यानी फ्लो इधर हुआ, एक बार फ्लो इधर हुआ, नेट 0 हो गया। ये डायरेक्शन का अल्टरेशन ही हमारे जी का जंजाल है। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक रजिस्टर है, छोटा सा सवाल है, ये रजिस्टर में आर है और ये करंट जा रही है, और हम वही रजिस्टर ले लें और इधर करंट भेजें और रजिस्टर आर है, दोनों में टी टाइम के लिए करंट फ्लो कराई जा रही है, इसमें हीट कितना पैदा होगा, I²RT, इसमें हीट कितना पैदा होगा, I²RT। यानी करंट चाहे इधर से फ्लो करे चाहे इधर से फ्लो करे, हीट ही पैदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर फ्लो कराओगे तो हीट पैदा हुआ, इधर फ्लो कराया तो ठंडा हो गया। यानी डायरेक्शन से लेना देना किस चीज का नहीं है, हीट प्रोडक्शन का, हीट प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, यह हमारे लिए बड़े फायदेमंद चीज है। हीट को अगर हम कैलकुलेट कर दे, हीट एनर्जी के आधार पे अगर हम किसी कांस्टेंट करंट की कल्पना करें, तो हीट एनर्जी
एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो नहीं हो सकती है। चार्ज फ्लो जीरो हो गया था, लेकिन हीट एनर्जी कैन नॉट बी जीरो। अब आपके समझ में आया कि चार्ज फ्लोन के आधार पे हमने कांस्टेंट करंट की कल्पना की, वो तो जीरो हो गया एक कंप्लीट साइकिल के लिए, लेकिन हीट के आधार पे कल्पना करेंगे तो जीरो नहीं आने वाला है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सबसे पहले मैं आरएमएस वैल्यू को समझाता हूं गणित में, फिर उसकी थ्योरेटिकल मीनिंग और उसकी फील को डेवलप कराऊंगा आपसे। ठीक, दुनिया में किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर करना है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर का मतलब है ये, क्लियर। तो रूट स्क्वायर का मीन करेंगे और स्क्वायर का मीन करने के बाद रूट करेंगे, वही होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का मीन और फिर उसका रूट, उल्टा चलिए, स्क्वायर का मीन उसका रूट। पहले स्क्वायर का मीन निकालोगे कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt बाई में इंटीग्रेशन ऑफ dt, या जो भी टाइम इंटरवल हो। अरे ये टाइम इंटरवल आएगा, जो भी करोगे t1 से t2 तक करोगे तो t2 माइनस t1 नहीं आ जाएगा, इंटरवल आएगा ये। तो ये अभी आरएमएस नहीं आया है, ये आया है स्क्वायर मीन। अच्छा, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी करंट की, वो इसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट कर दो। समझ में आ रहा है, सिंपल है। ये जो करंट बनेगी इसी को हम बोलेंगे रूट मीन। अच्छा, ये यही नहीं लागू होता, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। रूट मीन स्क्वायर कूड़ा कचरा कुछ भी कैसे भी होगा वो यही तरीका होगा, या कोई भी चीज हो जो टाइम डिपेंडेंट होगी, ऐसे ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये एक तो बात समझ में आई कि मैथमेटिक्स कहती है आई स्क्वायर dt बाई में dt, ये इसको एक किनारे हम छोड़ देते हैं। गणित हमने समझने की कोशिश की कि आरएमएस ये होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दिन है कि रात है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे क्या बताया, हम यहां पर रजिस्टर लेते हैं एक जैसा, इसमें फ्लो कराते हैं एसी। कौन फ्लो करा रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हम ये मानते हैं इसके समतुल्य, इसके समतुल्य इक्विवेलेंट एक करंट है जो है तो कांस्टेंट, और ये जितना हीट प्रोड्यूस कर रही है इसमें उतना ही हीट ये भी पैदा कर रही है सेम टाइम इंटरवल में। हमने आपसे 0 से t टाइम इंटरवल के बारे में बात करना है, यानी हम एक साइकिल की बात करेंगे। और आपका दिल अब क्या कहता है, अगर मैं एक साइकिल में हीट की बात करूंगा तो क्या हीट प्रोड्यूस 0 हो सकता है, नहीं। बावजूद इसके कि डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदलने से एक बार हीट ऐसे गया, सॉरी एक बार करंट ऐसे गई, एक बार करंट ऐसे गई, तो क्या हीट 0 हो जाएगा, ना, कतई नहीं होगा। भाई इधर गई तो हीट आया, इधर आया तो और आया, तो हीट ऐड हो जाता है। हीट डिडक्ट होने के बजाय हीट ऐड हो जाता है, हीट कॉन्टिन्यूअसली ऐड होता जाएगा। तो इसकी कंप्लीट साइकिल में हीट की वैल्यू सेट है भाइयों बहनों। अगर मैं हीट एनर्जी के आधार पे करंट निकाल लूंगा, कांस्टेंट करंट निकाल लूंगा, तो वो हमारे काम की होगी, वो हमारे बहुत काम की होगी भाइयों बहनों, ठीक है। इसका मतलब हीट के आधार पे काम हमारा होना है। मुझे इस करंट की वैल्यू निकालनी है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर कांस्टेंट करंट होती है तो हीट क्या आता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, पढ़े होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लियर। और अगर करंट वेरिएबल हो तो आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक। dt चला गया, नहीं सॉरी dt कह रहा हूं, आर चला गया, माय मिस्टेक, चमड़े का जबान है, फिसल गया। और t पूरा कंप्लीट टाइम है तो कंप्लीट t ले लेंगे ना, ठीक है, राइट।
अब मुझे बताइए यहां से आई आरएमएस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 से लेकर के t तक आई स्क्वायर डी टी बाई में टोटल टाइम। देखो क्या यही फॉर्मूला आया है, अंडर रूट में भी जाएगा ना ये, सॉरी अंडर रूट नहीं लगाया मैंने, आई एम सॉरी, ये देखो यही आया है। देखो भाई हमने स्क्वायर मीन किया और फिर उसका रूट निकाला, मतलब इस अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दूं तो यहां यही तो लिखूंगा मैं, देखो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सेम चीज आएगी नहीं यहां पर। तो मैथमेटिकल मीनिंग ये है रूट मीन स्क्वायर की, और हमारे काम की जो हमारे पढ़ाई के लिए है उसका बेसिस, उसका आधार और उसका कैलकुलेशन ऐसे आएगा भाई, आएगा भाई। चलो अब वैल्यू निकालना है, क्या दिक्कत है, शुरू करता हूं गणित लगाना। 0 से t तक इसको अंडर रूट में लिखना है, 0 से t तक आई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी बाई में टी। सही जा रहे हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, एक काम करते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है, रूट होगा बाहर हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर को आई नॉट बाहर ले लो, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है cos 2 थीटा यानी cos 2 ओमेगा टी लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है एक फॉर्मूला। अरे भाई यार cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, और यहां से फिर क्या बन जाता था आपको याद होगा, एक तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भी बनता है ना, अरे बनता है कि नहीं बनता है, तो यहां से 1 माइनस कर लेना ही आता है, आप जानते होंगे मैंने पढ़ाया है। तो इस जगह से अगर आप देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी आता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी खाली निकालोगे तो बाई में 2 आ जाता है। क्या हम ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दें, चलो आई तो बढ़ा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई में 2 इंटू में डी टी इंटीग्रेशन 0 से t तक और बाई में t, मामला चल रहा है अभी अंदर, ये 2 नीचे आ जाएगा ना क्योंकि कांस्टेंट है। तो चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, आई नॉट इंटीग्रेशन वो लगा लेते हैं, 2 को नीचे डाल दिया हमने, 2t बन गया, ठीक। आओ अब यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा माइनस में cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 2 ओमेगा टी का, cos का क्या होता है साइन होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी बाई में 2 ओमेगा आएगा, और लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे 0 से t तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। आई नॉट यहां पर आ गया अंडर रूट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट लोगे तो t माइनस में, देखना पहले अपर लिमिट रखने जा रहे हैं, साइन 2 ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू में t, ठीक, बाई में 2 ओमेगा, इसको ऐसे रहने दो, अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट, अभी इस पूरे वैल्यू में खाली t रखा है मैंने, अब मैं लोअर लिमिट रखने जा रहा हूं, 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू में 0 बाई में 2 ओमेगा, ठीक, और इस पूरे का होल बाई में 2t। चलो t चला गया, अब समझो यहां साइन 4 पाई आएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, 0 बाई में 2 ओमेगा 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो खाली ऊपर t बचेगा, तो ये अल्टीमेटली आगे बढ़ के क्या आने वाला है, आई नॉट अंडर रूट t बाई 2t, तो t एक कम t कैंसिल हो गया,
तो आई आर एम एस की वैल्यू भाई और बहनों आ गया आई नॉट बाई √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एम एस करेंट फॉर द कंप्लीट साइकिल। ओहो, कंप्लीट साइकिल के लिए मिल गया, काम हो गया, हमारा काम हो गया। यही तो चाहिए था अपने को, एक कांस्टेंट करंट। लेकिन इस कांस्टेंट करंट का आधार क्या है? हीट प्रोडक्शन। और भाइयों और बहनों, जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिकल यूजेज करेंगे, जहां पर हम एसी की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, वो सब आरएमएस वैल्यू होगी। इसी प्रकार से वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू निकल सकती है। कैसे? V0/√2 पीक वैल्यू से निकल आएगी। जैसे आपके घरों में एसी की सप्लाई आती है, कोई पूछता है भैया घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, बोले 220 वोल्ट आ रहा है जी। अरे भाई, करंट तो वेरिएबल है ना, फिर 220 क्या बोल रहे हो? एक्चुअली आपके घर में जो 220 आप बोल रहे हो वो 220 आरएमएस है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एसी तो वेरिएबल है, वोल्टेज तो वेरिएबल है, तो हमारे यहां वेरिएबल वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हम एक वैल्यू बोलते हैं 220 वोल्ट। इसका मतलब हम कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं? आरएमएस, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकाली गई, और कंप्लीट साइकिल के लिए निकाली गई वैल्यू ही हमारे काम की है। ये बात आपके समझ में आई? इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पीक वैल्यू कितनी जाएगी? Vrms √2 है ना, तो 220 इंटू में √2 की वैल्यू 1.4 होती है लगभग। ये लगभग करोगे तो 311 वोल्ट आएगा। इसका मतलब आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 0 से 311, 311 से 0, 0 से 311, 311 से 0 ऐसे आ रहा है। लेकिन हम एक वैल्यू बोलते हैं 220। कौन सी वैल्यू है? एवरेज आरएमएस। और एक बात अपने दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली, यहां तक कि पैंक्रियाटिक लैंगरहैंस आइलेट में भी बैठा लो, कि अगर कभी भी आपको सिंगल वैल्यू ऑफ एसी दी जाए, कुछ नहीं बताया जाए, तो वो आरएमएस वैल्यू है। कहा जाए 220 वोल्ट की एसी लगाई गई है, इट मींस 220 आरएमएस की एसी लगाई गई है। इसमें 4 एंपियर एसी बह रही है, यानी 4 एंपियर आरएमएस वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट साइकिल, दैट इज वाई ये हमारे काम की है। एक कांस्टेंट करंट है तो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगी, हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगी। समझ में आ गया आपके? तो आरएमएस करंट की जरूरत क्या है वो मैंने आपको बताया। आरएमएस करंट कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैंने आपको बताया। आपके मॉड्यूल में पूरा डिटेल कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। आप इसको पॉज कर करके चाहे तो नोट कर लीजिए, और जो अत्यंत कोढ़ी लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपके? तो आइए मैं इसको जरा सा मॉड्यूल में भी दिखा देता हूं, तो ताकि आपको थोड़ा हौसला मिले, कहीं होगा। देखो, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू ये होती है पूरी कंप्लीट से मैंने कैलकुलेशन, ये देखो डायरेक्ट यहां पर क्या किया है, आंसर लिख दिया, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। एज एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0, इट इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल विच मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वही मैंने बताया, स्क्वायर डीटी करते हैं। ये आरएमएस वैल्यू वर्चुअल वैल्यू है, एपेरेंट वैल्यू है, हकीकत में ऐसी कोई करंट होती नहीं है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने निकाल करके आपको बता दिया। ठीक, समझ में सब क्या आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और यहां पर वो पॉइंट मैं आपको, ठीक है, राइट, बात समझ आ गई आपके? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात को समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या बात है, क्या मामला है। मामला यह है कि हम लोग जब करंट को या वोल्टेज को, किसी को भी, एक साइन ओमेगा टी हमने यहां पर लिख रखा है, ये एक एंगल को दर्शाता है। मैंने आपको एसी जो प्रोड्यूस हो रही थी उसी समय इस एंगल को डिस्क्राइब किया, और मैंने बताया कि उस एंगल को फेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मेरा ग्राफ यूं बनेगा, ठीक,
समझ में आ रहा है? ये I है और ये T है। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि T अगर मैं 0 करूंगा तो I 0 आ जाएगा। तो यहां पर 0, ये एंगल π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, सॉरी यहां 5π/2, ठीक है, और यहां पर 3π, यहां पर 7π/2 और यहां पर 4π, और ऐसे चलता चला जाएगा। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? फेज एंगल कहते हैं। एग्जैक्टली जो फेज एंगल होता है वो देखिए, एक तो आपको मैंने अगर करंट की वैल्यू बता दी, मान लीजिए मैंने कहा करंट की वैल्यू की जो पीक वैल्यू मान लीजिए 5 एम्पियर है, प्लस मैंने कहा करंट है प्लस 5 एम्पियर, प्लस 5 एम्पियर, ठीक। अब प्लस 5 एम्पियर जो है वो अलग अलग इंस्टेंट पे होगी। देखो ये प्लस 5 यहां भी है, 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 कई जगहों पर, राइट। आप करंट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं ये एंगल बता दूं कि एंगल है 3π/2, तो आप कहोगे नहीं जी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा एंगल है 5π/2, आप समझ, ओहो यहां पर है, यानी करंट की 1.5 साइकिल ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यानी आप करंट को एग्जैक्ट उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन, उसके डायरेक्शन को समझने के लिए कि वो किधर जाएगी, प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ है, किस डायरेक्शन में जा रही है, अगर आप उसके ऑसिलेशन या कह लो उसके वेरिएशन के डायरेक्शन को समझना चाहते हैं तो आपको फेज एंगल को समझना जरूरी है। मैंने आपको वहां बताया था कि इक्वेशन में ये साइन की भाषा में लिखा होना चाहिए, इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो फेज एंगल हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक करंट लिखा I बराबर में I0 cos ωt, इसका फेज एंगल बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, इसको साइन की भाषा में कन्वर्ट करिए, I0 sin ωt प्लस π/2, π/2 प्लस ωt या ωt प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक ध्यान और रखना है फेज बताने के लिए, यहां पॉजिटिव होना चाहिए, यहां निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अगर यहां निगेटिव साइन होगा तो आप करेक्ट फेज नहीं बता पाओगे, ठीक। तो फेज बताने के लिए आपको ये पॉजिटिव रखिए, ये एंगल करेक्टली आपको फेज बता देगा। इसका फेज एंगल ωt प्लस π/2, किसी भी इंस्टेंट पे इसका फेज एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं शुरुआत में क्या फेज था इसका, तो शुरुआत में फेज π/2 था। इसका मतलब जब ग्राफ शुरू होगा तो ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? शुरुआत में देखो वैल्यू 0 आ रही है, इसका फेज π/2 है, यानी ग्राफ जो बनेगा पहले से ही π/2 से शुरू होगा। तो आपको इस फेज को समझना है, क्लियर? अच्छा जैसे मान लीजिए मैं यहां ग्राफ से आपको समझाता हूं लीड करना और लैग करना फेज में क्या मतलब होता है, समझिए। जैसे मैं आपके सामने दो करंट बना रहा हूं, ठीक, एक ये करंट है और एक ये I1 है। अभी फिर मैं एक और भी बनाऊंगा। ये करंट मैंने बनाई इस तरीके से, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक है। मैंने एक करंट बनाई यूं, ठीक है। फिर उसके बाद एक करंट और बनाता हूं मैं, ठीक है। एक करंट और बनाता हूं, चलो ठीक है, दो करंट में भी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, इतना का। अब एक बात समझो, पहले इन्हीं दोनों में कर लेते कंपेयर, फिर मैं आगे एक और बताता हूं। यहां पर देखो, इसका शुरुआत में फेज कितना है, 0, लेकिन इस ग्राफ को अगर उस ग्राफ से कंपेयर करो तो आपको यह दिखता है
कि ये तो पाई बाय 2 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब जब इसका फेज 0 था तो इसका फेज पाई बाय 2 है। ये तो मतलब है, ये तो मतलब है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 0 था और ये पाई बाय 2 था, तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 ज्यादा फेज रखे हुआ है, और ज्यादा फेज रखने को कहते हैं लीड करना। यानी ये लीड कर रहा है कितने फेज से? पाई बाय 2 फेज से। लीड करना मतलब पहले से उस साइकिल का शुरू होना। अगर आप इसको कंप्लीट करके देखना चाहोगे तो आपको यह एहसास होगा कि ये 0 से पहले ही शुरू हो गया। हालांकि 0 से पहले क्या टाइम होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहो 0 के पहले से शुरू है, इसका मतलब ये पहले ही शुरू हो गया ये ग्राफ, तो ये लीड कर रहा है और ये उसके पीछे चल रहा है, यानी ये लैग कर रहा है। अगर ये लीड है तो ये लैग है, ये लीड है और ये लैग है पाई बाय 2। ठीक। एक और तरीका है लीड और लैग को दिखाने का। क्या तरीका है वो देख लो। मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरीके से, यहां 0 है, जो ग्राफ है वो आपका लीड लैग का एक ही साथ में बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ मैंने बनाया यूं, ठीक, और एक दूसरा ग्राफ मैंने बनाया यूं। तो यहां पर अगर आप देखें, ये पाई बाय 2 पहले ही शुरू हो गया है, ठीक, या कह लो इसके लिए t बराबर 0 ये है और इसके लिए t बराबर 0 ये है, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये पाई बाय 2 पहले ही स्टार्ट, मतलब पाई बाय 2 का इसके पास ऑलरेडी एक फेज है कि नहीं फेज है, देखो ना, जिस समय इसका फेज 0 है उस समय इसका फेज पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 का फेज ज्यादा है इसका, यानी ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख लीजिए फेज, आप फेज को कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहां मैंने t बराबर 0 पे देखा, इसका फेज 0 है और इसका पाई बाय 2 है, तो आप समझ जाएंगे कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो फेज में लीड करना और लैग करने का मतलब मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, अगर आपके सामने इक्वेशन लिख रखी है, जैसे मान लीजिए लिखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक है, और इसी तरीके से लिखा हुआ है आई टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस φ2। कहे इसमें फेज का अंतर बताओ, तो जो ये फेज है ये एक्चुअल फेज बता रहा है। मुझे कैसे पता चला कि ये फेज बता रहा है? भैया यहां प्लस साइन है और यहां ओमेगा टी सॉरी यहां साइन है, यहां प्लस पॉजिटिव है और ये साइन फंक्शन है, तो ये मसाला हमारा फेज हो गया। ये फेज और ये फेज अंतर कर दीजिए, फेज डिफरेंस निकल आएगा। एक और मैं आपको इसी एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ आई वन बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, क्लियर। और यहां लिखा हुआ है आई टू बराबर में आई नॉट डैश, कोई होगा वैल्यू, साइन नहीं, कॉस ओमेगा टी। क्या भैया इसके फेज का अंतर बताओ, फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में, कितना एंगल है इनके बीच के फेज डिफरेंस, फेज एंगल का कितना इनका है, फेज डिफरेंस इनका। सिंपल है, इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो आई नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा जा सकता है। कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा साइन 90 प्लस थीटा भी तो लिखा जा सकता है। 90 प्लस थीटा लिखोगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसीलिए 90 प्लस, वो अभी आगे भी मैं बताऊंगा इसको। बहरहाल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, अब कंपेयर कर लो, घटा लो, अपने आप निकल आएगा। इसमें से इसको घटा लो, हायर फेस पे, ये लोअर फेस पे, खुद ब खुद समझ में आ गया। इसका फेस ज्यादा है, देखो इसका फेस कम है, अपने आप निकल आएगा। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन में फेस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक सवाल आना, अच्छा अगर हमसे करंट के बजाय वोल्टेज और करंट में पूछेगा तो भी, जैसे I बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी है और वोल्टेज है V बराबर में V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो भैया क्या है फेज का डिफरेंस कितना है इन दोनों में, पाई बाय 2 का है ना। फेज का डिफरेंस पाई बाय 2 है। फेज का डिफरेंस पाई बाय 2 होने का मतलब, अगर मैंने करंट को यूं बनाया, ठीक, I और T, क्लियर,
तो जिस समय t 0 था उस समय वेलोसिटी में का फेज -π/2 होगा। -π/2 होने का मतलब कहने का मतलब ये लैग करेगा, ये लैग करेगा। लैग करने का मतलब ये यहां से शुरू हो जाएगा, ये इसका फेज कम है ओमेगा टी से और इसका फेज ओमेगा के बराबर, ओमेगा टी के बराबर है। तो ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। दो में से एक बात कहिए, अरे भाई आपके आगे कोई चल रहा है, आपके वो आगे चल रहा है या आप उसके पीछे चल रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। तो वोल्टेज यहां पर लैग कर रहा है, ये देखो, और करंट यहां पर लीड कर रही है। क्यों? जिस वक्त, जिस इंस्टेंट पे करंट π/2 है उस समय ये वोल्टेज 0, उस समय ये वोल्टेज का 0 है। तो करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। ये इनके बीच का फेज है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ π/2 का मतलब अगर एक की वैल्यू 0 है तो दूसरे की वैल्यू उस समय मैक्सिमम है। जैसे वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, ये मतलब है। देखो π/2 के फेज का मीनिंग समझा रहा हूं कि कहीं पर π/2 के फेज का मीनिंग क्या है, फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या है। एक 0 है तो एक मैक्सिमम है, एक 0 है तो एक मैक्सिमम है। अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो दोनों का 0 है। समझ में आ रहा है? ये इसका मीनिंग है, इसका मतलब है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यार ये हम लोग फेज एंगल वेंगल निकाल करके ये झमेला कर क्यों रहे हैं, ये क्या बवाल है, क्या फेज एंगल निकाल के फायदा, हमको दो करंट वोल्टेज कर। अरे भाई हमने ये फेज डिफरेंस निकाल ही लिया तो कौन सा तीर मार लेंगे हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ से फेज एंगल बना लिया या फिर इक्वेशन से निकाल लिया। या तो इक्वेशन से फेज डिफरेंस निकालोगे या तो ग्राफ से निकालोगे, दोनों में से किसी से अगर आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया तो उसका काम क्या है, आइए उस काम को समझाते हैं। आप लोगों ने सिंपल सर्किट में क्या पढ़ा था? जैसे मैं आपसे अगर कहूं, सिंपल सर्किट की बात कर रहा हूं, डीसी करंट में, अगर मैं आपसे कहूं डीसी करंट की कहानी कि यहां से आ रहा है 2 एम्पियर की करंट, या यहां से आ रही है मान लीजिए 4 एम्पियर की करंट, और यहां से आ रही है 3 एम्पियर की करंट, और मैं सिंपल सा सवाल पूछूं कि इसमें कितनी करंट आएगी, तो आप कहेंगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, 4 + 3 = 7 एम्पियर, खत्म बात। सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 4 एम्पियर + 3 एम्पियर = 7 एम्पियर, बड़ा अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत भी नहीं है। किरचॉफ का नियम है, जंक्शन लॉ लग रहा है बढ़िया, एकदम जबरदस्त। लेकिन ऐसा एसी के साथ नहीं है। अगर आप यहां पर से करंट देते हैं, समझिएगा, यहां करंट आ रहा है 4 एम्पियर और यहां करंट आ रही है 3 एम्पियर, और इसको मिल करके, मतलब ये तो रजिस्टर लगा है, कुछ और भी लगा हो सकता है, मतलब मैं ये कोई ब्रांच बना दे रहा हूं, ठीक है, कुछ और भी बना दे, मतलब कोई भी यहां पर लगा हुआ है, कुछ 4 एम्पियर है और इधर से 3 एम्पियर है, तो ये मिल करके ऐड हो करके 7 एम्पियर बनाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे कहने का सिंपल मतलब समझिए, अगर हमें वहां करंट जो आती थी, 2 करंट्स जोड़नी है, तो सीधे सीधे हम I1 + I2 की वैल्यू उठा के जोड़ देते थे। यहां ऐसा नहीं करेंगे। यहां अगर एक ब्रांच में I1 करंट आ रही है, दूसरे ब्रांच में I2 करंट आ रही है, तो I बराबर में I1 + I2 ब्रांच में नहीं होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी होगा। आपके मन में पहला प्रश्न यह आना चाहिए कि ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं I1 + I2 हो जा रही है जैसे कि सिंपल सर्किट में हो रही थी? वो इसलिए कि जब यहां करंट आती है I1 और जब यहां करंट आती है I2, तो रिजल्ट कितना बनेगा? जैसे मान लीजिए I1 + I2 से I बना है, तो I1 की वैल्यू मान लीजिए है I0 sin ωt और I2 की वैल्यू है I0 sin ωt + phi तो ये जो जब सुपर इंपोज करेगी ये दोनों करंट, यानी दोनों करंट मिलेगी, तो ये फेज एंगल
जो फेज का अंतर है यह तय करेगा कि फाइनल करंट क्या होगी। वही वोल्टेज के साथ होगा, वही हर कैलकुलेशन में होगा। यानी करंट का कॉम्बिनेशन होना, वोल्टेज का कॉम्बिनेशन होना। अब जैसे हम लोग सीरीज में क्या करते थे, दो तीन चीजें लगी हुई हैं, हाँ यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है, हमने पूछा कुल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा कि सीरीज में अगर कुछ भी लगा हुआ है तो V1 प्लस V2 प्लस ना ना ना। यहां जब दो वोल्टेज को जोड़ोगे, दो करंट को जोड़ोगे, तो कहानी कुछ और होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना इज नॉट लाइक द डीसी। आप कहोगे सुनिए ना, अभी तो आप आरएमएस करंट निकाले थे और आरएमएस डीसी के जैसी है ना, तो क्यों ना हम करंट I1 I2 में आरएमएस लेकर के ये काम कर लें, सीधे डीसी की तरह डील कर ले, किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा दे। नहीं भैया, ये स्टडी करंट जरूर है, कांस्टेंट करंट जरूर है, पर ये डीसी थोड़ी है। डीसी जैसी है। डीसी जैसी होना और डीसी होना दोनों में फर्क है। आरएमएस करंट एक कांस्टेंट करंट है, ये डीसी नहीं है। ये गलत फैमिली का शिकार मत होइए कि वो डीसी है। डीसी नहीं है, डीसी जैसी करंट है। डीसी जैसी करंट है, कांस्टेंट करंट है। अगर दो करंट आ रही है, मान लीजिए इस ब्रांच में आरएमएस वैल्यू I1 है, यहां आरएमएस वैल्यू I2 है, तो आपसे पूछा जाए नेट आरएमएस बताइए, तो आप कहिए जी जैसे डीसी में होता था वैसे हम I1 प्लस I2 कर लेते हैं। गलत। फिर और सुनिए, अगर मान लीजिए दो तीन आइटम लगे हुए हैं एसी सर्किट के अंदर, यहां V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है। मैंने कहा ये आरएमएस वैल्यू है, नेट आरएमएस वैल्यू बताइए, तो आप कहिए ना जी V1 प्लस V2 प्लस V3। गलत। आरएमएस एक कांस्टेंट करंट जरूर है, लेकिन आरएमएस को डीसी की तरह ऐड नहीं किया जाता। आरएमएस को डीसी की तरह ऐड नहीं किया जाएगा। सिंपल अलजेब्रा से भाई और बहनों ऐड नहीं होने वाला। आप कहेंगे भाई साहब, यानी कि एसी डीसी सर्किट में करंट और वोल्टेज को जोड़ना बहुत बड़ा बवाल है, कौन जाएगा एंगल के चक्कर में पड़ने, कौन पगलाएगा इतना, और आएगा भी तो कितना आएगा, कैसे निकाले। उस बचाव का एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। समझिएगा, फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम एक्चुअली हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज, ये दो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के दोनों स्केलर हैं। क्या होते हैं? स्केलर हैं। और हमें इन्हें स्केलर की तरह ही डील करते, और है भी स्केलर, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, आज भी वो आप। लेकिन जब एसी की बात होती है, एसी करंट की बात होती है, या एसी वोल्टेज की बात होती है, तो हम एसी करंट और एसी वोल्टेज, भाई है तो ये भी करंट और ये भी वोल्टेज, यानी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब दो एसी करंट को जोड़ना हो, दो एसी वोल्टेज को जोड़ना हो, तो आप एसी करंट और एसी वोल्टेज को जोड़ने के लिए इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे भाई और बहनों। किसकी तरह? वेक्टर की तरह। ऑन द बेसिस ऑफ फेज एंगल दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम करंट या वोल्टेज जैसा वेक्टर को जोड़ते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 0 डिग्री पर ए प्लस बी, 90 डिग्री पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 180 डिग्री पर ए माइनस बी, जैसे डायरेक्शन निकालते थे, जो काम आप करते थे वहां पर, यहां पर हम करंट को भी आरएमएस करंट कह लो, और वोल्टेज को यानी वीआरएमएस को, इन दोनों को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे। ये वेक्टर है नहीं। अब आप इनको जोड़ेंगे किस आधार पे? फेज एंगल के आधार पे। दो करंट है, मान लीजिए दोनों करंट के बीच का फेज एंगल π/3 है, यानी 60 डिग्री है। ये I1 हुआ, ये I2 हुआ, ये दोनों आरएमएस वैल्यूज हैं, और हमने क्या किया? इसको जोड़ करके रिजल्टेंट निकालना है, तो हमने वेक्टर कर, तो फेज एंगल के आधार पे इसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। यहां से ये बन के तैयार हुआ फेजर।
फेजर। अगर आपको दो करंट जोड़ना है तो आपको पूछना पड़ेगा दोनों में फेज एंगल कितना है। ये करंट I1 है और मान लीजिए ये करंट I2 है, इनके बीच का फेज एंगल फाई है। तो जो आंसर आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस में 2I1 I2 cos फाई। दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट करंट व्हेन दे आर एडेड। क्लियर? अगर आप वोल्टेज की बात करते हैं तो यहां पर भी वही बात आने वाली है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos फाई। कुछ एंगल्स का आपको याद होगा 90 डिग्री पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 0 डिग्री पर जुड़ जाएगा और 180 डिग्री पे। ठीक है, आप वेक्टर की वैल्यूज जानते हैं, वेक्टर का एडिशन जानते हैं, वेक्टर का मेथड यहां लगाना है। परंतु इस गलत फैमिली का शिकार मत हो जाइएगा कि वोल्टेज और करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर होगा आपको ये बात। दीज आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी भाई और बहनों। ठीक है, आइए इसको हम लोग मॉड्यूल में देख लेते हैं। काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी। फेज एंगल और फेज डिफरेंस के बारे में बताया। लैगिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। लीडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। वी लैग्स आई या आई लीड्स वी, उसके बारे में आपको बताया। कौन लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है सब आपको यहां पर बता दिया मैंने। फेजर डायग्राम के बारे में मैंने बताया किस तरीके से फेजर डायग्राम खींचा जाता है। देखो V का और I का इन सब का खींचा जाता है। ठीक है ना, ये I है ये V है, उनके बीच का फेज डिफरेंस है, तो इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अ डायग्राम रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज एज वेक्टर्स विद द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। ठीक है, इन फिगर 2 एरोज रिप्रेजेंट फेजर्स द लेंथ ऑफ फेज। अब इनको हम यहां वेक्टर नहीं बोलेंगे ना, अब वोल्टेज को और करंट को वेक्टर थोड़ी बोलेंगे, एक नया नाम इसका पड़ा जा रहा है फेजर, है ना, ट्रीट करेंगे वेक्टर के जैसा। तो आई होप आपको आरएमएस वैल्यू, एवरेज करंट और फेजर डायग्राम तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, ये मैं अभी आपको बाद में समझा दूंगा, क्योंकि ये जब पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर भाई और बहनों बात करने वाला हूं मैं एसी सर्किट्स की। एसी सर्किट देखो, एसी सर्किट में 3 प्राणी होते हैं। पहले प्राणी का नाम है रजिस्टर, दूसरे प्राणी का नाम है कैपेसिटर, तीसरे प्राणी का नाम है इंडक्टर। ये 3 प्राणी होते हैं। ये दोनों प्राणी तो आपको सिंपल सर्किट में भी मिले होंगे, आर और सी, लेकिन इंडक्टर नहीं मिला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन पे आधारित होता है, और सेल्फ इंडक्शन तब होता है जब यहां पर वेरिएबल करंट हो, और डीसी वेरिएबल नहीं होती, इसलिए डीसी सर्किट में इससे मुलाकात आपकी नहीं हुई। मुलाकात आपकी इससे हुई और इससे हुई, लेकिन यहां पर इन तीनों से मुलाकात होगी। एसी सोर्स को दिखाने के लिए हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एसी की सर्किट में कभी भी करंट का डायरेक्शन हम शो नहीं करते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, तो शो क्या करना। समझ में आ रही है बात मेरी? अब यहां पर जो एसी सर्किट होती है भाई और बहनों, जो एसी सर्किट होती है वो एसी सर्किट जो है 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल सर्किट्स, या सिंपल कह लीजिए प्योर सर्किट, बेहतर है प्योर सर्किट कहिए, प्योर सर्किट। और दूसरी होती है कॉम्बिनेशन सर्किट्स, कॉम्बिनेशन सर्किट्स। और कॉम्बिनेशन में भी 2 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्योर सर्किट का मतलब प्योर आर, यानी सिर्फ आर लगा है, सिर्फ एल लगा है, सिर्फ सी लगा है। और कॉम्बिनेशन में 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या 2 का एक आर एल बन सकता है या एल आर बन सकता है, एक एल आर बन सकता है, एक सी आर बन सकता है, एक एल सी बन सकता है, और एक एल सी आर हो सकता है। कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको नहीं पढ़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कई पॉसिबिलिटी होती है, पर पैरेलल हमको पढ़ना नहीं है, अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दूंगा।
देखिए, इन सर्किट्स को पढ़ने के लिए जो माई बाप है वो है फेजर डायग्राम। अगर आप प्योर सर्किट्स को समझ गए तो आपके लिए कॉम्बिनेशन सर्किट बच्चों का खेल होता है। तो ये प्योर सर्किट क्या है और कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है और कैसे ऑपरेट की जाती है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार दो बार देख लीजिएगा, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। भगवान आपकी ऊपर अपनी कृपा बरकरार रखे। थैंक यू। और एक बात, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिया करिए, वो थोड़ा हौसला अफजाई करता है। थैंक यू वेरी मच।